हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आज एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये सीरीज़ है जैसे कि RW पर फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो उसके पॉलिटी के नोट्स के MCQs मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। क्योंकि नोट्स में सर करवाते हैं और मैं रिवीजन भी करती हूँ, लेकिन मुझे MCQs के फॉर्मेट में उसको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं MCQs में उनको कन्वर्ट करके और आप लोगों को भी दे सकूँ MCQs को। ठीक है, तो मैंने ये पहले चैप्टर की जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास 1600 और 1773 का चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के जो क्लास करवाई थी उसके मैंने MCQ सारे बना लिए हैं, जितने मुझे लगे इम्पोर्टेंट हैं, और सर ने जो बोले उसको भी मैंने उसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो आप इसे कंप्लीट देखना, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। और आप अगर कोई एडवाइस के तौर पर मुझे कुछ भी बोलना चाहते हैं, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी, MCQs में क्या कमी थी या क्या सही थे, कुछ भी अगर आपको एडवाइस देनी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मैं आपको आपका हर एक कमेंट भी पढ़ूँगी और आपको रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सर बताते रहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको मतलब कर लेती हूँ फॉर्मेट में। और ये जो क्वेश्चन है मैंने खुद से ही बनाए हैं, तो इसमें जैसे कि थोड़े लैंग्वेज में कुछ वो हो तो बता मतलब एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा EIC की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा अगर पेपर में, तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर से उधर कर देगा, लेकिन बोलेगा तो यही कि किस एक्ट के द्वारा हुई थी, कौन सा एक्ट आया था जिसके द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने जो EIC की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें बताइए 1600 का राजलेख, 1813 का राजलेख, और या 1726 का राजलेख, या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, किसके द्वारा EIC की स्थापना हुई थी। तो इस पर राइट आंसर है 1600 का राजलेख। ठीक है, और दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, स्थापना किस वर्ष हुई है ना। और गठन जो हुआ था 1599 में हुआ था, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। और जो स्थापना हुई थी वो 31 दिसंबर 1600 के चार्टर एक्ट से महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को अलाउ कर दिया था बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1600 अगर आए उसमें तो इसे लगाना, और नहीं आता है तो हम 1599 लगा सकते हैं। आपने वीडियो देखी होगी, सर ने यही बोला था कि गठन जो हुआ था वो 1599 में हो चुका था, लेकिन उसके अगले ही वर्ष 31 दिसंबर 1600 को उसका जो किया था स्थापना कर दी थी, उसको अलाउ कर दिया था बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम अलग था, जिसको मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स कहा जाता था उस टाइम। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया नाम कब पड़ा, तो इसका आंसर बताइए आप। 1833, 1818, सॉरी 1813 और 1853 या 1836 किस एक्ट के द्वारा बना था। तो 1833 में इसका ईस्ट इंडिया नाम पड़ा था। जो वीडियो सर ने बनाई थी, सॉरी वीडियो में जो मैंने देखा था, क्लास में नोट्स बनाए थे, तो उसमें 1833 ही सर ने बोला था। और इसका जो शुरुआत का नाम था, इसको मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1600 के अधिनियम के द्वारा, तो इसको मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला इसका क्वेश्चन है, भारत के संविधान के विकास के लिए नींव का पत्थर किस अधिनियम को कहा जाता है। संविधान का जो विकास है वो किस अधिनियम के द्वारा इसकी नींव पड़ी थी, किस अधिनियम के द्वारा नींव पड़ी थी संवैधानिक विकास की। तो 1935, 1813, 1600 या फिर 1526 के एक्ट के द्वारा। तो आप इसका आंसर दे सकते हो, इसका आंसर है आपका 1600 का एक्ट। ओके, भारत में आया पहला अंग्रेज कौन था, जो भारत में कौन सा अंग्रेज सबसे पहले आया था। तो इसका आंसर आप बता सकते हो मुझे, जैसे कि 1579 का 1579 में स्टीफन थॉमस, आपको दिख ही रहा होगा। 1583, 1615, 1609 सबसे पहले कौन आया होगा, यही आया होगा। तो पहला तो ये है, दूसरा ये है, ये स्टीफन थॉमस सबसे पहला अंग्रेज था भारत आने वाला। और सेकंड जो था 1583 में रॉल्फ फिच आया था। ओके, तो अब देखिए मैंने आपको बताया थी अभी क्वेश्चन ये वाला, और देखो आ भी गया। मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर के नाम से किस कंपनी को जाना जाता था। तो आपको पता ही है इसका आंसर, जैसे कि मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स के नाम से किस कंपनी को जाना जाता था, तो आपका इसका आंसर होगा
वेस्ट इंडिया कंपनी, नॉर्थ इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, साउथ इंडिया कंपनी। तो आपको पता है इनमें से तीनों कंपनी गलत है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी सही है, तो ये आंसर ही होगा इसका, ठीक। और आप किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फर्रुखसियर द्वारा दस्तक जारी किया गया था? जैसे कि फर्रुखसियर जो था मुगल शासक था, उसने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दस्तक जारी कर दिया था? जैसे कि बंगाल बिहार के लिए बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति किस वर्ष दी थी फर्रुखसियर ने? तो आप बता सकते हो 1773, 1717, 1716 या 1680। तो इसका सही आंसर है 1717 को, ठीक है। 1717 को फर्रुखसियर ने दस्तक जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर किस मुगल शासक का शासन था? जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तब भारत पर कौन शासन कर रहा था? तो इसमें आप बता सकते हो, जैसे जहांगीर था, शाहजहाँ था, बाबर था, अकबर था। तो आपको पता है बाबर तो हो नहीं सकता, इसका आंसर है अकबर। अकबर ही था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल था 1605 तक रहा था, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में ही, तो यही था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास रेजिडेंसीज के गवर्नर को, है ना, 3 रेजिडेंसी थी, जैसे कि एक तो कलकत्ता थी, एक बम्बई थी, एक मद्रास थी सॉरी, के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस एक्ट ने कहा था कि ये अपना कानून स्वयं बना सकते हैं? तो आप मुझे बता सकते हो 1773 का था, 1726 था, 1717 था, 1736 था। तो इसका सही आंसर होगा 1726। 1726 की जो चार्टर एक्ट था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया था, बस इतना ही बोला गया था कलकत्ता, मुंबई, मद्रास रेजिडेंसी जो इनके गवर्नर जो हैं, गवर्नर राज्यपाल जो हैं, वो अपना शक्ति स्वयं बना सकते हैं, शक्ति बनाने की उनको शक्तियाँ प्राप्त कर दी गई थी, ठीक है। जो नार्थ एक्ट, जो नार्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर किस एक्ट को लाया गया था? जैसे कि नॉर्थ की गुप्त समिति, और पीएम जो नॉर्थ थे, ब्रिटिश पीएम नॉर्थ ने गुप्त समिति बनाई थी, और उस गुप्त समिति को भेजा गया था भारत में। और किसके लिए भेजा गया था जी? उसको भेजा गया था आपका जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाया था। सॉरी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको देखने के लिए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो उसको देखो उसको ना नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसमें सही आंसर होगा बी और सी, बी और सी दोनों ही हैं, ठीक है। नॉर्थ के द्वारा बनाया गया था तो नॉर्थ एक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसे ईआईसी के 200 को दूर करने के लिए लाया गया था, द्वारा बंगाल के गवर्नर, यानी कि 1773 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बनाया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, भारत का गवर्नर बनाया गया था, भारत का वायसराय, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से आपको पता ही होगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज भले ही बदल जाए लेकिन आंसर वही रहेगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो पहला कौन था उस टाइम? उस टाइम कैनिंग था, वेंटिक था, हेस्टिंग्स था, थॉमस था? उस टाइम था हेस्टिंग्स था जो लास्ट गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल था। तो अब आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ क्वेश्चन आंसर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किन प्रेसिडेंसीज को किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो उसके अधीन किन किन प्रेसिडेंसीज को कर दिया गया था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी? आपको पता ही होगा 3 ही प्रेसिडेंसी थी उस टाइम, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी तो स्वयं ही बंगाल के ही थी, तो बंगाल में तो था ही वो गवर्नर जनरल, तो उसके अधीन बंगाल को क्या ही करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी है, तो उसको बम्बई और मद्रास को उसके अधीन कर दिया गया था। और आप बता सकते हो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बने गवर्नर जनरल की सहायता के लिए सदस्य परिषद का गठन किया गया।
रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर को। तो उस समय उसके लिए परिषद भी बनाई थी। कितने सदस्य थे उस परिषद में, आपसे ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन, कितने सदस्य थे उस परिषद में जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। तो उसमें 6 परिषद थे, 8 थे, 24 थे या 4 थे। तो 4 थे उसमें सदस्य थे। 24 तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उसमें मेंबर थे 4, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य थे। ठीक है। और अगला है आपका, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में हुई, और सॉरी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और यह एक क्या था, यह 1813 का अभिलेख था, यह 1774 का अभिलेख था। यानी कि न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, यहाँ पे वर्ष बताना है, और यहाँ पर क्या है वो कौन सा न्यायालय है। तो ये को 1774 में उसकी स्थापना हो गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके द्वारा ही उसकी स्थापना हो गई थी। तो 1774 में तो उसकी स्थापना हुई थी, और एक अभिलेख न्यायालय था। यानी कि इसके द्वारा जितने भी निर्णय दिए जाएंगे वो एक लिखित फॉर्म में रखे होंगे, आगे उनको साक्ष्य मानकर अगले जो निर्णय हैं दिए जाएंगे। आपको पता है अभी भी हमारी जो न्यायपालिका है उसमें वो न्यायपालिका जो है, वो न्यायालय जो है वो एक अभिलेख न्यायालय ही है। तो जैसे कि न्यायपालिका का उदय, हम एक क्वेश्चन आता है जैसे कि किस एक्ट को या किस एक्ट को न्यायपालिका का उदय माना जाता है, न्यायपालिका के उदय के रूप में किस एक्ट को माना जाता है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो न्यायपालिका का उदय है, वहीं से न्यायपालिका का उदय हुआ था। जो आज हमारे यहाँ पर न्यायपालिका है उसका जो उदय, उसका जो नींव आप मान सकते हो, नींव जो थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 में जो न्यायालय स्थापित हुआ था उसको माना जाता है। ठीक है। कार्यपालिका का उदय और केंद्रीकृत व्यवस्था का जन्म। कार्यपालिका का उदय और केंद्रीकृत व्यवस्था, जैसे कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा वो पावरफुल है, और उसके अंडर जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट आती हैं वो सारी आती हैं। तो केंद्रीकृत व्यवस्था हुई, किस एक्ट से मानी जाती है, किस एक्ट से मानी जाती है कि केंद्रीकृत जो व्यवस्था का जन्म जो हुआ है किस एक्ट से माना जाता है। 1600 के एक्ट से माना जाता है, 1616 के एक्ट से माना जाता है, 1773 के एक्ट से माना जाता है, या फिर 1813 के एक्ट से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है 1773 का एक्ट जो आया था उसी के द्वारा माना जाता है कार्यपालिका का उदय और केंद्रीकृत व्यवस्था का जन्म। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यहाँ पर भरना है कौन थे मुख्य न्यायाधीश, और उनके अन्य जो 3 सदस्य थे वो थे आपके चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड जो थे वो अन्य 3 न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, स्टीफन थॉमस थे, विलियम वेंटिक थे, कैनिंग थे, एलिजा इम्पे थे। तो इसका राइट आंसर होगा एलिजा इम्पे, क्योंकि स्टीफन थॉमस तो सबसे पहला अंग्रेज था जो भारत में आया था, और ये शायद लगभग ये 1579 में आया था, 1579 में आया था। और विलियम बेंटिक जो था वो हमारे भारत का पहला गवर्नर था, और कैनिंग पहला वायसराय था, भारत का वायसराय। और इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें टोटल 21 क्वेश्चन ही आए, पूरे चैप्टर से बनाए हैं मैंने। 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था। 1773 एक्ट आ गया था गुप्त समिति की सिफारिश पर। ठीक है, नॉर्थ के द्वारा गुप्त समिति बनाई गई थी, उसने सिफारिश की थी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी बहुत सारी कमियां थी, तो उसको दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था। 1818 श्रीरामपुर एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1726, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1756। तो कौन सा था, देखिए 1818 का जो श्रीरामपुर एक्ट नहीं था, वो मिशन था। ठीक है, इसके तहत ही बिशप्ट जो मिस कॉलेज की स्थापना हुई थी। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ये आपका जो था, ये था जो इसकी कमियों को दूर करने के लिए आया था, ये था। ठीक है, आंसर होगा बी या बोलो 2। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब एक आप इसमें कॉमन सी बात भी देख सकते हो, 1726 एक्ट, सेटलमेंट एक्ट वैसे है नहीं है। ठीक है, 1726 जो था 1773 के बाद आएगा क्या, नहीं, उससे पहले ही आया होगा। तो 1773 के जो कमियों को दूर तो वही करेगा ना जो उसके 1773 के बाद आया होगा, तो 1781 इसके बाद आया था। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उदय किस अधिनियम द्वारा माना जाता है।
न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग रहेंगी। जैसे कि उस टाइम कार्यपालिका का जो काम था वो गवर्नर जनरल के पास था, और न्यायपालिका का जो था वो सुप्रीम कोर्ट के पास था। तो इन दोनों को अलग अलग किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो इस जो वो इसको जो पृथक्करण था वो किस एक्ट के द्वारा किया गया था? वो 1781 के एक्ट से किया गया था, क्योंकि 1726 का एक्ट 1773 के एक्ट से पहले आया था, और ये जो था 1700 सेटलमेंट एक्ट जो था 1781, उसी के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि जीजी जो होगा, जीजी मतलब जनरल गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग होंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो जीजी यानी कि जनरल गवर्नर के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, जीजी यानी कि गवर्नर जनरल के कार्य तथा सुप्रीम कोर्ट के कार्य को अलग किया गया। किस अधिनियम के द्वारा यह कार्य किया गया था? तो कौन सा अधिनियम ऐसा आया था जिसके द्वारा जनरल गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को अलग किया गया था? इसका आंसर होगा आपका 1781 के एक्ट के द्वारा ही कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया था। जीजी और एससी के कार्यों को अलग किया गया था 1781 के एक्ट से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे ऐसी वीडियो में लाऊं या ना लाऊं, आपको कैसी हेल्पफुल लगी या ना लगी, क्योंकि मैं तो क्वेश्चंस अपने लिए बनाऊंगी और मैं आपको भी दे सकूँ क्वेश्चंस को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखने के लिए धन्यवाद। एक लाइक, एक अनलाइक, जो भी आपको लगे, डिसलाइक भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है वो तो। और एक कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि ये आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, और जो मैंने मेहनत की थोड़ी बहुत ली तो ठीक थी या नहीं थी। ओके, धन्यवाद।